नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम लोग देख रहे थे टेस्ट सीरीज का जो अपना पहला टेस्ट था उसका वीडियो सॉल्यूशन, और इसमें अपन ने पहले भाग में 50 क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो आज अपन दूसरा भाग यानी 50 से 100 क्वेश्चन तक हल करेंगे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक विज्ञान की अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी यह टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 99 रुपीज़ पे करने होंगे। और बाकी देखिए बहुत सारी आप सभी को पता है टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन वहाँ पर आप जब फीस देखोगे तो हज़ारों रुपए फीस है। और वहाँ पर आपको इस तरीके का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यह भी आप बात मान के चलिए। तो ज्वाइन करनी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब अपन क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर देखिए, लोक प्रशासन का क्षेत्र से संबंधित है संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण या फिर 1 व 2। 51 नंबर क्वेश्चन का उत्तर अपन देखें तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करें तो दो दृष्टिकोण आएंगे आपके, एक संकुचित और एक व्यापक। इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। बाकी देखिए एकीकृत और प्रबंधकीय ये आपका जो आएगा तो यह आपके उसकी प्रकृति वगैरह में आ जाएगा। अगला देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति से संबंधित दृष्टिकोण नहीं है। यह देखिए अपन ने क्वेश्चन अगला दे दिया है। 52 नंबर का अपन देखें तो देखिए एकीकृत दृष्टिकोण आता है, प्रबंधकीय दृष्टिकोण आता है और विज्ञान और कला दृष्टिकोण, ये तीनों ही प्रकृति से संबंधित है। और व्यापक दृष्टिकोण जो है ये प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम किसने लिखी? रॉबर्ट डेल, डिवाइड वर्डो, हर्बर्ट साइमन, एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो देखिए 53 का सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट डेल, दी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ और टेस्ट सीरीज में दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी। 100वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसी एक ने प्रशासन के सिद्धांत को कहावतों के रूप में अस्वीकार किया? तो देखिए सेस्टर बर्नार्ड, वुडरो विल्सन, हर्बर्ट साइमन और डिमॉक। तो 100वां नंबर क्वेश्चन अपन देखें तो इसका हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक सिद्धांतों को कहावतें कहा था, तो यानी अस्वीकार नहीं है, यहाँ पर स्वीकार लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखना, थोड़ा यह आपका करेक्शन कर लेना आप अपने पेपर में, क्योंकि इन्होंने स्वीकार किया है, अस्वीकार की बात नहीं है। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, लोक प्रशासन के एक पृथक विषय के रूप में विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। तो देखिए चरणों की बात करें तो प्रथम देखिए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की शुरुआत, सिद्धांत निर्माण, राजनीतिक प्रशासन, द्विविभागीकरण और अंत विषय अध्ययन। तो 55 की अपन बात करें तो 55 का 3 नंबर हो जाएगा, राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन का काल। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना एवं क्रियान्वयन करना है। यह कथन किसका है? वुडरो विल्सन, एल डी वाइट, विलोबी और हर्बर्ट साइमन। तो 56 का सही उत्तर आपके हो जाएगा एल डी वाइट। लोक प्रशासन में सरकार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शाखाओं से संबंधित है, यह प्रतिबिंबित करता है। 57 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अपन ऑप्शन देख रहे हैं, लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, लोक प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण, लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्यापक दृष्टिकोण, क्योंकि इसमें तीनों ही शाखाओं की बात हो रही है, तो ये व्यापक हो जाएगा। 58 नंबर देखिए, लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में एल डी वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? एकीकृत, प्रबंधकीय, संकुचित, पोस्ट कॉर्प। तो देखिए एल डी वाइट एकीकृत दृष्टिकोण से संबंधित है और व्यापक दृष्टिकोण से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 59 नंबर क्वेश्चन, अब इतिहास के क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिले? ऑप्शन देखें तो लोथल, हड़प्पा, राखी गढ़ी, धोलावीरा। तो देखिए स्टेडियम की बात हो रही है तो धोलावीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इतिहास में आपको को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, बड़े पोथे वगैरह ऐसा कुछ नहीं पढ़ने हैं, या तो आप अच्छे नोट्स पढ़ लेना कहीं से,
या फिर कोई भी गाइड, अच्छी गाइड हो तो देख लेना। बाकी देखिए इतिहास का अब तक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इतिहास का सिलेबस बहुत विस्तृत है, इसलिए ज़्यादा आप पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट कर नहीं पाओगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 60 नंबर देखिए, निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनीकुरण अवस्थित है? जूनीकुरण के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो जूनीकुरण गुजरात में है। यह अच्छा क्वेश्चन है, इस बार परीक्षा में यह पूछा गया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े शहरों कहाँ से प्राप्त हुए, यानी बड़े शहर कहाँ से प्राप्त हुए? तो कश्मीर घाटी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत या हरियाणा से। तो 61 का अपन देखें तो नहीं प्राप्त हुए यूँ पूछा गया है। तो देखिए कश्मीर घाटी से कोई ऐसा बड़ा शहर प्राप्त नहीं हुआ है। कश्मीर तक जरूर मांडा तक विस्तृत था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, लेकिन बड़ा क्षेत्र नहीं है, मांडा बहुत छोटा क्षेत्र है। तो बड़े शहर पाकिस्तान पंजाब प्रांत में मिले हैं, सिंध प्रांत में भी मिले हैं और हरियाणा में मिले हैं, राखी गढ़ी के आसपास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो दिलमून, मगन, निपुर और मेलवा। तो इसका सही उत्तर अपन बात करें तो 62 का हो जाएगा आपके 4 मेलवा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल यानी हल मिट्टी का मॉडल मिला है, यानी हल का मॉडल मिला है? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और बनावली। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बनावली। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है ऐतिहासिक काल से, प्राग ऐतिहासिक काल से, आधे ऐतिहासिक काल से, उत्तर ऐतिहासिक काल से। तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल। 65 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख वर्ग किमी, 19 लाख वर्ग किमी, 10 लाख वर्ग किमी, 13 लाख वर्ग किमी। तो 65 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 13 लाख, यानी 12 लाख जैसा लगभग आपको 13 लाख मान लेना है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स आंकड़ा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। तो 66 या 66 में देखें तो मातृशक्ति, क्योंकि मातृ सत्तात्मक परिवार थे सिंधु घाटी सभ्यता में और वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक थे, इस बात का आपको ध्यान में रखना। 67 का है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी विशेष रूप से किस देवता को महत्व दिया जाता था? तो इंद्र, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। तो 67 का हो जाएगा सी शिव, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर शिव का ही वर्णन हुआ है। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ पाया गया? तराजू के बारे में देखिए, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लरकाना। तो 68 का आपका हो जाएगा लोथल से। 69 देखिए, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर और स्वास्तिक। 69 का अपन देखें तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, शिव की करते थे, कबूतर की करते थे, स्वास्तिक शनाय उनका भी था। 70 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, शिलालेख, पक्की मिट्टी की मूर्ख का अंकित लेख या फिर उपयुक्त सभी। तो 70 अपन देखें तो पुरातात्विक खुदाई जो है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्रोत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 71 देखिए, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, शतरंज। तो इनका जो प्रिय खेल था वो शतरंज था, यानी ऑप्शन नंबर डी। 72 अपन देखें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1931, 1945, 1901, तो 1921। 72 का हो जाएगा आपकी डी, 1921 पहला हड़प्पा स्थल खोजा गया था 1921। 73 में देखिए, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारसी। तो इसका हो जाएगा सिंधु सभ्यता। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाकालीन मूरें अधिकांश बनी है सेल खड़ी से, कासनी मिट्टी से, गोमेज से, मिट्टी व तांबे से। तो सेल खड़ी से बनी हुई थी। 74 का हो जाएगा आपके 1। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया वह था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिन वेलर, जॉर्ज डेल। तो 75 का हो जाएगा आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। 76 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन या ग्रीक। तो देखिए 76 की अपन बात करें तो 76 का हो जाएगा ग्रीक सभ्यता, ग्रीक की समकालीन नहीं थी यह जो सिंधु घाटी सभ्यता, बाकी मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के समकालीन थी। 77 नंबर अपन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी।
तो देखिए 77 का देखिए 4 नंबर गलत है। देखिए कृषि की जानकारी थी इसलिए वो कपास की खेती करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। 78 देखिए निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो समुद्रडोह, कोड़दीजी, सोगोरा या देसलपुर। तो 78 का देखिए सोगोरा कोई सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा स्थल नहीं है। 79 हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती थी, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोर ईंट और तोल से सुस्पष्ट है। 2 नंबर है बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीकी को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई। कथन देखें तो केवल एक, केवल दो, एक व दो, न तो एक न ही दो। तो 79 की अपन बात करें तो इसमें 79 का हो जाएगा आपके 79 का सही, एक व दो दोनों ही सही है। 80 नंबर है हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, तो इसका अपन देखें 80 का हो जाएगा डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। देखिए इसमें उड़ीसा और बंगाल की वजह से बाहर हो रहा है, इसमें भी इसी वजह से बाहर आ रहा है, इसमें दिल्ली की वजह से बाहर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 81 अब भूगोल के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है? तो यहाँ पर अपन देखें तो पृथ्वी का अक्ष का झुकाव, चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमण, सूर्य से निकलने वाले सौर ज्वालाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 81 का आपके हो जाएगा पृथ्वी का अक्ष का झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। 82 देखिए अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो क्या होता? पृथ्वी के आधे हिस्से पर ठंड की स्थिति, पृथ्वी के दूसरे आधे हिस्से पर गर्म की स्थिति, या ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवन संभव नहीं होता। उपयुक्त सभी। तो 82 का उपयुक्त सभी हो, ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। 83 नंबर देखिए कथन है पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर उसी कक्षा के समतल के लंबवत है। कथन 2 पृथ्वी के अक्ष का झुकाव विभिन्न ऋतुओं के दौरान तापमान में परिवर्तन का प्राथमिक कारण है। ऑप्शन देखिए केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 83 का देखिए को दोनों कथन सही है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के समतल लंबवत है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव विभिन्न ऋतुओं के दौरान तापमान में परिवर्तन होता है, तो यानी ऑप्शन दोनों ही सही है। 84 देखिए ऋतुओं के परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूमना और चक्कर लगाना, पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी का परिक्रमण और धुरी का झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन और धुरी का झुकाव। ऋतु परिवर्तन की जो बात आएगी तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का परिक्रमण और धुरी का झुकाव, दोनों का प्रभाव एक साथ पड़ता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए ग्रीष्म अयनात निम्न में से किस तिथि को पड़ता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 21 जून। तो 85 का आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 21 जून। अगला देखिए किस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है? 86 नंबर अपन देखें तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अगला क्वेश्चन 87 सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के रूप में जाना जाता है? घूर्णन गति, परिक्रमण गति, भस्म या विकेंद्रता। तो देखिए 87 का हो जाएगा परिक्रमण गति, सूर्य के चारों ओर और अपने ही जगह घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला देखिए पृथ्वी हर साल रिक्त स्थान के आसपास सूरज के सबसे करीब होती है, यानी उपसौर की स्थिति कब होती है? तो मई, 3 मई, 3 जुलाई, 3 जनवरी, 3 मार्च। 88 का हो जाएगा 3 जनवरी को और 4 जुलाई को होती है अपसौर। 79 नंबर देखिए ग्रीष्मकालीन संक्रांति वर्ष में किस तारीख को पड़ती है जब आकाश में सूर्य का मार्ग उत्तरी गोलार्ध सबसे दूर उत्तर में होता है? यानी ग्रीष्मकालीन संक्रांति की बात यहाँ पर पूछी गई है 89 में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 व 21 जून को। 90 नंबर है सूर्य के संबंध में पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन के लिए सटीक समय क्या है? तो देखिए 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 98 एक विषुव तब होता है जब सूर्य रिक्त स्थान से ऊपर होता है। विषुव की स्थिति कब होती है? तो देखिए विषुव की स्थिति होती है आपकी भूमध्य रेखा पर जब सूर्य एकदम सीधा चमकता है। बोरान में पृथ्वी पर विषुव कब घटित होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोरानों को हो जाए 3, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। 93 यदि ग्रीनिच का समय 6 बजे प्राप्त है तो किस देशांतर का समय 11 बजे प्राप्त होगा? तो देखिए 6 बजे पूछा है, 11 बजे का आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद इसका सही उत्तर जब आएगा तो 75 डिग्री पूर्व में आएगा। अगला देखिए 94 ध्रुवों की और अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी तेजी से घटती हैं, धीरे धीरे घटती हैं, स्थिर रहती हैं, धीरे धीरे बढ़ती है। तो 94 की अगर हम बात करें धीरे धीरे बढ़ेगी जब ध्रुवों की ओर अपन जाएगी, अक्षांश रेखाओं के मध्य आंशिक रूप से दूरी बढ़ती है। 95 है सत्य कथन बताना है, सभी देशांतरीय वृत्त वृहत वृत्त होते हैं, सभी देशांतरीय
देशांतर व्रत होते हैं, सभी देशांतर दीर्घवर्त होते हैं, सभी देशांतरीय व्रत दीर्घवर्त होते हैं। देखिए सभी देशांतरीय व्रत बृहत व्रत होते हैं। 95 का आपके हो जाएगा 1 नंबर, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसकी। चिन्ह देखिए, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम रखा गया? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया। 97 है, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर का क्या नाम दिया गया? ये की बात है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उपसौर की स्थिति कब होती है? 98 में अपन देखें तो उपसौर की स्थिति 98 का हो जाएगा 4 जुलाई, और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई और उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 99 देखें, यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर तब हो, दोनों स्थानों के बीच समय कितना? 90 डिग्री की बात की जा रही है, दोनों देशांतर को थे, तो 90 डिग्री में इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 2 नंबर, यानी 6 घंटे का अंतर आएगा। 15 का भाग 90 में दोगे तो इस हिसाब से उत्तर आ जाएगा। कौन सा देशांतर प्रधान यमत्र के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वर्त का निर्माण करता है? तो इसका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन अपन देखें तो 100 का उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यह थे आपके प्रथम पेपर अपन जो हल करवाया था, प्रथम टेस्ट। तो उस टेस्ट का जो वीडियो सॉल्यूशन का एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया है, ये दूसरा वीडियो है और अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। और उसके बाद देखिए दूसरे टेस्ट का भी अपन वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो दूसरा टेस्ट अपना जो है जो 29 मई को है, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जरूर जुड़ें। ज़्यादा कोई फीस है नहीं, 99 रुपये है फीस है, और व्हाट्सएप के माध्यम से टेस्ट होगा, आपको PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। और आप एक बार PDF फ़ोन से ही अपना टेस्ट दे देना, उसके बाद आप क्या करना, उस PDF की प्रिंट आउट निकाल देना, उसके बाद दूसरी बार और टेस्ट दोगे तो उससे आपको स्तर का पता चलेगा। और आपके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमने उपलब्ध करवाई है। तो यह था वीडियो सॉल्यूशन साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।